दोस्तों, आज की हमारी कहानी जाहिद और शकरीन के नाम। कोई भी बेश्या की बेटी कितनी भी चरित्रवान हो, वो बेश्या की बेटी ही कहलाती है। वो मेरे सगे ताऊ का बेटा था। एक रात वो मेरे कमरे में घुस आया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, जब से पता चला है तुम्हारी रगों में बेश्या का खून है, मेरा दिल भी मचलने लगा है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती को चक्कर देखूं। एक रात के बदले डॉलर में पैसे दूंगा। इतनी कीमत तो तुम्हारी माँ को भी कभी नहीं मिली होगी। ये कहकर उसने मेरे गले से मेरा दुपट्टा उतार कर फेंक दिया और फिर उसने, इंसान कब कहाँ किस घराने में पैदा होगा ये उसके हाथ में नहीं होता। इसी तरह मुझे भी ये अधिकार नहीं था कि मैं अपनी मर्जी से अपने माँ बाप को चुन सकती या उस कोख का चुनाव कर सकूं जहाँ से मुझे जन्म लेना था। अगर मेरी पैदाइश मेरी मर्जी से होती तो मैं कभी उस औरत का चुनाव न करती जिसकी मैं बेटी थी, क्योंकि मेरी माँ एक ऐसी औरत थी जिसका नाम मेरे लिए सारी उम्र का रोग बन चुका था। तुम नगमा जान की बेटी हो ना, ये वे शब्द थे जिन्होंने मेरी सांसों को रोक दिया था। मैंने पलटकर देखा तो पीछे एक 24-25 साल का अच्छा खासा हैंडसम सा लड़का खड़ा था, जो बड़ी गहरी निगाहों से मेरा जायजा ले रहा था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और इनकार में सिर हिला दिया, लेकिन वो मेरे करीब चला आया और फिर मेरा बाजू पकड़कर उसने जोर से मुझे अपने आगे किया और फिर अपनी नज़रों से मेरे चेहरे का जायजा लेने लगा। उस लड़के की इस हरकत ने मेरे अंदर गुस्से की लहर पैदा कर दी थी। मैंने तेजी से अपना बाजू छुड़ाया और कहा, ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और ये क्या हरकत है? वो मुस्कुराकर कहने लगा, मेरा परिचय छोड़ें, लेकिन आपका परिचय बड़ा ही खूबसूरत है। नगमा जान की बेटी को मैं ना पहचानूं, ये कैसे हो सकता है? आखिर को नगमा जान इस कदर मशहूर थी, इस कदर खूबसूरत कि उसे देखने वाला पलकें झपकाना भूल जाता था। और आप भी तो हूबहू नगमा जान जैसी ही हैं। ऐसा लगता है कुदरत ने आप दोनों को एक ही सांचे से बनाया हो, इसलिए किसी को आपका परिचय कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही जान गया हूँ कि आप नगमा जान की ही बेटी हैं। लेकिन आप यहाँ इस समय इस घर में क्या कर रही हैं, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। बड़ी बेबाक और बेशर्म नज़रों से वो मुझे देखते हुए मुझसे मेरा परिचय मांग रहा था। मुझे मेरा परिचय याद दिलाया जिसे मैं कभी भी याद नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद की। मैंने कहा, खुदा के वास्ते चुप कर जाए, मैं किसी नगमा जान को नहीं जानती। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, ताऊ जी वहाँ पर आ गए और फिर उन्होंने उस लड़के को आवाज़ दी। कहने लगे, जुबैर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कब वापस आए? ताऊ जी के मुँह से जुबैर सुनकर मेरे कानों में साएं साएं होने लगी थी। मुझे ये तो मालूम था कि मेरे ताऊ जी का एक और बेटा जुबैर है, लेकिन ये मेरी उससे पहली मुलाकात थी और जिस पहचान से उसने मुझे पहचाना था, उसके बाद तो मैं खुद को ज़मीन में गड़ता हुआ महसूस कर रही थी। उसने तुरंत ही अदब से ताऊ जी को सलाम किया और कहने लगा, बाबा मैं अभी कुछ देर पहले ही आया हूँ। सेमेस्टर के बाद छुट्टियाँ पड़ी थीं, तो मैंने सोचा कि ये छुट्टियाँ आपके साथ गुजार लूँ। लेकिन ये मोहतरमा कौन है? जुबैर की घटिया बेबाक निगाहें एक बार फिर मुझ पर जम गई थीं। ताऊ जी कहने लगे, अरे अरे ये तो तुम्हारे मरहूम चाचा की बेटी है। तुम्हारे चाचा ने मरते वक्त इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दे दी थी, क्योंकि इसकी माँ भी जिंदा नहीं है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे चाचा ने सारी ज़िंदगी हमसे कोई ताल्लुक़ ना रखा, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर हमने उसकी बेटी को कबूल कर लिया है। अब ये यहीं हमारे साथ रहेगी। ताऊ जी की बात सुनते ही जुबैर की आंखें फटी की फटी रह गई थीं और वो गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए अपने बाबा से पूछ रहा था कि चाची कौन थी, क्या आपको मालूम है? जुबैर की बात पर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी सच्चाई इस तरह मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी और मेरी वो पहचान जिसे मेरे मरते हुए बाप ने बुरी तरह छुपाया था, वो ताऊ जी के आगे आ जाएगी। ताऊ जी ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, नहीं, जब ये तुम्हारे चाचा के साथ यहाँ आई थी तब तुम्हारे चाचा ने बताया था कि उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है और अब शकरीन का हमारे सिवा कोई नहीं है, इसीलिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। लड़की जात है, कुछ दिनों में किसी अच्छे घराने में इसकी शादी कर दूंगा तो भाई की तरफ से मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। जाओ अब तुम जाकर आराम करो और शकरीन तुम भाई के लिए कुछ खाना तैयार करो ताकि मिलकर हम एक साथ खाना खा सकें। बहुत अरसे बाद हमारा बच्चा घर आया है। तुम्हारी ताई की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो आराम कर रही हैं।
जुबैर मुस्कुराते हुए मुझ पर गहरी नज़र डालकर अपने कमरे में चला गया था, क्योंकि ताऊजी मेरे पास ही खड़े थे। उसके जाने के बाद ताऊजी भी कमरे में चले गए और मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। वो तलवार जो काफ़ी अरसे से मेरे सिर पर लटक रही थी, अब मेरी गर्दन तक पहुंच गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने जुबैर के लिए खाना तैयार किया था और फिर जब वो खाने पर दस्तरखान लगा तो मैंने भूख न लगने का बहाना बनाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं किसी भी तरह जुबैर का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो मेरी माँ से अच्छी तरह वाकिफ़ था। लेकिन उसका मेरी माँ से क्या संबंध था या फिर वो उन्हें कैसे पहचानता था, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखट हुआ था। मुझे लगा ताऊजी होंगे। मैंने दरवाज़ा खोला तो जाहिद मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, शकरीन, तुम खाने पर क्यों नहीं आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। जाहिद जुबैर का बड़ा भाई था। उसे मेरी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, ख़ासकर मेरे पापा के मरने के बाद से। इस घर में सबसे ज़्यादा जाहिद को ही मेरा ख्याल था। मैंने सिर झुकाकर कह दिया कि मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन वो नहीं माना। कहने लगा, अगर कुछ और खाने का इरादा है तो बता दो, मैं तुम्हें वो चीज़ लाकर दे देता हूँ, लेकिन देखो इस तरह खाली पेट मत सोया करो। उसकी बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस दुनिया में शायद वो इकलौता इंसान था जो मेरे पापा के बाद मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखता था। मैंने धीरे से कहा, नहीं, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं है, मैं थक चुकी हूँ और सोना चाहती हूँ। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा, शकरीन, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? मैं मानता हूँ तुम्हें अपने माँ बाप की याद आती होगी, लेकिन खुदा जिन रिश्तों को छीन लेता है उनके बिना भी जीने की आदत डालनी ही पड़ती है, क्योंकि खुदा अपने बंदों को कभी निराश नहीं करता। अगर एक रिश्ता उससे छीनता है तो कई रिश्ते उसके आसपास पैदा कर देता है। नज़र फैलाकर देखो, तुमसे प्यार करने वाले कई रिश्ते मौजूद हैं। और मैंने नज़र उठाई तो मेरे सामने सिर्फ जाहिद का चेहरा ही नज़र आया था, जिसमें मेरे लिए बेशुमार चाहतें भरी हुई थीं। लेकिन मैं उन चाहतों से भागना चाहती थी, क्योंकि मेरा अतीत इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि मैं जाहिद की मोहब्बत को बढ़ावा देती। अगर कल को जाहिद को मेरी हकीकत पता चलती तो वो भी मुझे ठुकरा देता और मैं ये गम सह नहीं पाती। मैं कुछ नहीं बोली, बस नज़र झुका ली। जाहिद कहने लगा, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अब तो जुबैर भी आ गया है, वो सारा दिन घर पर ही होगा, तो तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। जाहिद खुद नौकरी करता था और ताऊ जी भी नौकरी पर जाते थे। ताई जी बीमार रहती थीं और अपने कमरे में ही रहती थीं, इसलिए जाहिद को ये चिंता रहती थी कि मैं सारा दिन घर में अकेली परेशान होती हूँ। जब भी वो जुबैर के आने पर संतुष्ट हो गया था। उसे लग रहा था कि जुबैर के आने से मेरा दिल बहल जाएगा, लेकिन मैं उसे क्या बताती कि जुबैर तो अपने साथ साथ मेरी सच्चाई भी लेकर आया था, और अगर जिस दिन वो सच्चाई ताऊ जी या ताई जी को पता चलती तो ना जाने क्या होता। मेरे मरते हुए बाप ने मुझे ये वसीयत की थी कि मैं कभी किसी को ये पता न चलने दूं कि मैं नगमा जान की औलाद हूँ, लेकिन मैं अपनी शक्ल का क्या करती जो हू बहू मेरी माँ पर गई थी। जाहिद वापस जाने के लिए मुड़ा तो एक सेकंड के लिए रुक गया। कहने लगा, कल मैं छुट्टी करूँगा तो मैं, तुम और जुबैर कहीं घूमने चलेंगे, ताकि तुम्हारी भी आउटिंग हो जाए और थोड़ा समय मैं भी जुबैर के साथ गुजार लूँ। मेरा छोटा भाई बहुत कम ही घर वापस आता है। जाहिद की बात सुनकर मैंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मैं जुबैर के साथ कहीं भी जाना नहीं चाहती थी। मुझे तो उसके वजूद से ही डर लग रहा था कि न जाने कब वो मेरी सच्चाई उजागर कर दे। जाहिद के जाने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोने के लिए लेटने लगी, लेकिन फिर तभी दरवाज़ा बज उठा। मुझे लगा कि फिर से जाहिद ही होगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने जुबैर खड़ा था। मुस्कुराकर मुझे देखते हुए कहने लगा, आप खाने पर क्यों नहीं आई? अब तो लगता है कि आपको देखे बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। जुबैर के इस जुमले पर मैं पूरी तरह गड़बड़ा गई थी। मैंने उसे भी वही जवाब दिया कि मुझे भूख नहीं है, और कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी तो वो ज़बरदस्ती अंदर आ गया और फिर मेरे बहुत ज़्यादा करीब आकर कहने लगा, आपने मेरे माँ बाप को अपने माँ के बारे में क्यों नहीं बताया? उन्हें पता होना चाहिए ना कि आप मशहूर वेश्या नगमा जान की बेटी हैं। उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने किस लड़की को अपने घर में पनाह दी हुई है। कल को अगर ये बात किसी और को पता चली तो हमारी कितनी बदनामी होगी। आप तो वैसे भी हू बहू अपनी माँ जैसी हैं, आपको पहचानना भला क्या मुश्किल है। आपकी वजह से हम शरीफ लोगों की इज्जत पर भी दाग आ जाएगा।
जुबैर की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था। मैंने गुस्से में कहा, अगर तुम इतने ही शरीफ होते तो नगमा जान को न पहचानते। एक वेश्या को पहचानने के लिए एक शरीफ आदमी को अपनी इज्जत कोठे के बाहर ही रखनी पड़ती है, और कोठे में जाने वाला आदमी हरगिज शरीफ और इज्जतदार नहीं होता। इसलिए खुद को इज्जतदार साबित करने की कोशिश मत करो। अगर तुम नगमा जान से वाकिफ हो तो फिर यकीनन तुम एक चरित्रवान इंसान नहीं हो सकते। मेरी बात पर जुबैर जोर से हंसा और कहने लगा, हाँ बिल्कुल, मैं नहीं हूँ शरीफ आदमी, लेकिन मेरा बाप और मेरा भाई बहुत शरीफ हैं। मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी भी करता हूँ और कोठे की सैर भी करता हूँ। कई दफ़ा मैंने नगमा जान का वो रक्स देखा है जो किसी भी जवान मर्द के दिल को बेकाबू कर सकता है। लेकिन नगमा जान जवानी में कितनी हसीन होगी, इसका अंदाज़ा तुम्हें देखकर मुझे अच्छी तरह हो गया है। तुम कोठे को छोड़कर मेरे शरीफ बाप के घर में क्या कर रही हो, ये तो तुम ही बताओगी। जुबैर की बातों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैंने गुस्से में कहा, नगमा जान मेरी माँ जरूर थी, लेकिन मैं कभी उसके साथ नहीं रही। मैं हमेशा अपने पापा के साथ रही हूँ। मेरा किसी कोठे से कोई वास्ता नहीं, और मेरे पापा ने मरते हुए मेरी जिम्मेदारी ताऊ जी को दी है। अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए मैंने अपने तरीके से जुबैर को चुप करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी भी तरह पीछे हटने को राजी नहीं था। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारी रगों में खून तो एक वैश्या का ही है ना, तो फिर तुम खुद को शरीफ या इज्जतदार कैसे कह सकती हो? और क्या पता तुम चाचा की बेटी हो भी या नहीं। नगमा जान के तो कई मर्दों से संबंध थे। हो सकता है किसी और की नाजायज औलाद को नगमा जान ने मेरे चाचा के कंधों पर डाल दिया हो। सुना है मेरे चाचा सीधे साधे और शरीफ इंसान थे। किसी लड़की की मोहब्बत में घर छोड़ गए थे। यकीनन वो लड़की भी तुम्हारी माँ नगमा जान ही होगी। जुबैर ने अतीत का हर जख्म को रेदने की कोशिश की थी, और वो अपनी चाल में कामयाब भी हो गया था, क्योंकि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपनी माँ का परिचय मुझे एक गाली के जैसा लगता था, और जुबैर वही गाली मुझे दे रहा था। मैंने गुस्से से उंगली उठाई और उसे चेतावनी दी कि वो दोबारा नगमा जान का नाम न ले। मेरा नगमा जान से कोई संबंध नहीं है। मैं उसे कमरे से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन जुबैर ने अचानक एक बेहुदा हरकत कर दी। मेरे गले से दुपट्टा खींचकर उसने नीचे फेंका और फिर गहरी नज़रों से मेरा मुआयना करते हुए कहने लगा, जवानी और हुस्न तो तुम पर भी खूब बरसा है। अपनी माँ की तरह नाचोगी तो न जाने कितने मर्दों की सांसें थम जाएंगी। ये सुनते ही मैंने एक जोरदार थप्पड़ जुबैर के चेहरे पर मारा और अपना दुपट्टा उठाकर अपने सीने पर डालते हुए उसे कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मैं बिस्तर पर औंधे मुंह लेटकर जोर जोर से रोने लगी। अतीत मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं था। कितनी बार सोचा था कि अब मैं चैन की ज़िंदगी जीऊँगी, लेकिन फिर कोई ना कोई मेरा चेहरा पहचान जाता और मेरी ज़िंदगी दूभर कर देता। ताऊजी के घर आकर कुछ महीने चैन के गुजरे थे, लेकिन अब जुबैर मेरे सिर पर सवार हो गया था, और अब तो ये डर मुझ पर छाया हुआ था कि ये सच्चाई अगर ताऊजी या जाहिद को पता चलती तो वे लोग मेरे साथ न जाने क्या सलूक करते। मेरे सिर से ये छत भी छिन जाती, और इसी डर ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया था। सारी रात ऐसे ही गुजर गई थी। मैं अपने मरे हुए बाप को याद कर रही थी, जिसने हमेशा मेरे लिए एक ढाल का काम किया था। ये सच था कि मेरे पापा को एक वेश्या से मोहब्बत हो गई थी, और उसी से शादी करने के लिए मेरे पापा ने अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन वो चाह कर भी मेरी माँ को इज्जत की ज़िंदगी नहीं दे सके थे। नगमा जान का नाम, उसका चेहरा, उसकी पहचान थी। मेरी माँ जहाँ कहीं भी जाती लोग उसे वेश्या ही कहते, पैसे की पेशकश करते, और फिर मेरे पापा मेरी माँ को लेकर दोबारा से घर बदल लेते। हम कितने ही घर बदल चुके थे। मेरी पैदाइश भी हो गई थी और मैं बड़ी भी हो गई थी, लेकिन मेरी माँ का परिचय हमारे साथ साथ था। और फिर हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मेरी माँ दोबारा कोठे की शोभा बन गई। मेरे पापा को कैंसर हो गया और उन्हें इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। पैसों का इंतजाम न हुआ तो मेरी माँ ने दोबारा से नाच की महफिलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और जो भी पैसा मिलता उससे मेरे पापा का इलाज होता। मेरे पापा मेरे माँ के इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन मेरी माँ को मेरे पापा से इतनी मोहब्बत थी कि उसने दोबारा अपने अतीत को चुनकर मेरे पापा को नई ज़िंदगी देने की कोशिश की थी। कई सालों तक चलने वाले इलाज के बावजूद मेरे पापा का कैंसर ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन वे मौत से लड़ते लड़ते जीने लगे थे। मैंने अक्सर अपने पापा को रातों में छिपकर रोते देखा था। जब मेरी माँ कोठे पर जाती तो मेरे पापा सारा वक्त बेचैन रहते थे।
रोते रहते कि उसकी वजह से नगमा जान दोबारा उसी गंदगी के दलदल में उतर गई थी जिससे निकालने के लिए मेरे पापा ने उसे शादी की थी। मेरी माँ ने ये फैसला कितनी मजबूरी में किया था ये सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे पापा जानते थे। हम चाहकर भी लोगों को ये नहीं बता सकते थे कि नगमा जान एक शरीफ औरत है और वो भी शराफत की ज़िंदगी चाहती है। पहले उसे कुछ लोगों ने अगवा करके कोठे की शोभा बना दिया और दूसरी बार हालात ने मजबूर कर दिया। मेरी माँ कोठे की शोभा बनी रही, यहाँ तक कि एक रात अचानक ही वो हार्ट अटैक से इस दुनिया से चली गईं। वो जो मेरे पापा की ज़िंदगी के लिए अपना सब कुछ गवा बैठी थी, वो इतनी खामोशी से इस दुनिया से चली गईं कि मेरे पापा को यकीन नहीं आया। और जब बाद में मेरी माँ की मौत का सच मेरे पापा को पता चला तो वो दहाड़े मार मार कर रोए थे। जब मेरी माँ ने मेरे पापा से शादी की थी तो मेरे पापा ने मेरी माँ से एक वादा लिया था कि तुम अब सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। मैं नहीं जानता तुम्हारे अतीत में कितने मर्दों से संबंध रहा है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई एक उंगली भी लगाए। और मेरी माँ ने भी मेरे पापा से वादा किया था कि कामरान मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी दूसरे मर्द को अपने करीब नहीं आने दूंगी। मजबूरी में मेरी माँ कोठे की शोभा बनी थी, लेकिन वो सिर्फ नाच गाने की महफिल का हिस्सा बनती थी और लोगों का मन बहलाती थी। लेकिन एक दिन एक आदमी आया जो मेरी माँ पर लट्टू हो गया और उसने मुंह मांगी रकम कोठे की मालकिन के सामने रख दी कि मुझे यही औरत चाहिए। कोठे की मालकिन लालच में आ गई और उसने कमरे में मेरी माँ के साथ उस आदमी को बंद कर दिया। मेरी माँ की ज़िंदगी की आखिरी रात साबित हुई थी वो रात। सुबह मेरी माँ की लाश ही उस कमरे से निकली थी। उन्होंने अपना वादा निभाया था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी दूसरे आदमी की उंगली भी अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये सच्चाई जानकर मेरे पापा फूट फूट कर रोए थे। वक्त बड़े से बड़े घाव को भर देता है। शायद मेरी माँ के मरने का घाव भर जाता और हम बाप बेटी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते। लेकिन मेरे बाप की बीमारी ने मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ा। कई सालों पहले डॉक्टर ने मेरे पापा को जवाब दिया था, लेकिन वो आज भी ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष में थे। मगर ये सदमा मेरे पापा पर बुरी तरह टूटा था और मेरे पापा मुझे लेकर शहर ही छोड़कर यहाँ आ गए जहाँ मेरे ताऊजी रहते थे। मेरे पापा को पता था कि वो ज़्यादा वक्त के मेहमान नहीं हैं, इसलिए मेरे पापा ने मुझे ताऊजी के हवाले कर दिया और अतीत की कोई बात उनके सामने नहीं की थी, ना ही मेरी माँ का कोई जिक्र या हवाला दिया था। इसलिए ताऊजी मेरी पहचान से अनजान थे। लेकिन ये जुबैर, ये न जाने कहाँ से नासूर बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गया था और अब मुझे डर था कि कहीं सारा सच दुनिया के सामने ना आ जाए और लोग मुझे भी नगमा जान बनने पर मजबूर ना कर दें। मैंने अपनी माँ को एक वेश्या के रूप में हमेशा मजबूर पाया था। वो कभी अपनी खुशी से नाचा नहीं करती थी, ना ही अपनी खुशी से किसी गैर मर्द के बिस्तर तक जाती थी। लेकिन इस बात पर भला किसको यकीन आता। आने वाले कुछ दिन मैंने किसी चोर की तरह गुजारे थे। मैं बस काम करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। मेरी यही कोशिश होती कि किसी भी तरह मेरा जुबैर से सामना ना हो। मैं चाहती थी कि वो वापस चला जाए और ये किस्सा फिर से दब जाए। लेकिन जुबैर की छुट्टियां पूरे 2 महीने की थीं और अभी तो सिर्फ 1 ही महीना गुजरा था। जाहिद ने मेरे बदले हुए व्यवहार को महसूस कर लिया था। वो अक्सर मेरे कमरे में आता, मुझसे बातचीत करता और पूछता कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं हमेशा तबीयत की खराबी का बहाना बनाती। कई बार जाहिद ने मुझे डॉक्टर के पास चलने को भी कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुझे लगा था कि चूहे बिल्ली के इस खेल से मैं खुद को बचा लूँगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये मेरी गलतफहमी साबित हुई। ताऊजी के किसी दोस्त के बेटे की शादी थी। वो और जाहिद शादी में गए थे। ताईजी दवाएं लेकर अपने कमरे में आराम कर रही थीं और मैंने खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया था क्योंकि जुबैर घर पर ही था। कुछ देर बाद जुबैर ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था कि अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, अस्पताल ले जाना होगा। ये सुनकर मैं घबरा गई क्योंकि ताईजी की तबीयत वाकई सुबह से ख़राब थी। वो पैरालाइज थीं और उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई था। मैंने डरकर कमरे का दरवाज़ा खोला तो जुबैर अचानक ही कमरे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मेरे करीब आ गया। उसकी इस हरकत पर मैं पूरी तरह गूंगी सी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से शब्द निकले। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है जुबैर? अगर ताईजी की तबीयत ख़राब हो रही है तो हमें अस्पताल जाना चाहिए। तुम यहाँ मेरे कमरे के अंदर क्यों आए हो? वो कहने लगा, अम्मी तो बहुत गहरी नींद सो रही हैं। घर में तुम्हारे और मेरे सिवा इस वक्त और कोई नहीं है। बेहतर है कि आज की रात तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। तुमने तो मुझे गैर ही समझ लिया है। मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारे ताऊ का बेटा हूँ।
जब से मुझे पता चला है कि तुम्हारी रगों में एक वेश्या का खून है, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी तुमसे अपने जज्बातों की तसल्ली पहुंचाऊं। तुम जितने पैसे कहोगी मैं दे दूंगा। तुम डॉलर में मांगो तो मैं वो भी दे दूंगा। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारी कीमत लगाऊंगा। बस आज की रात मेरे नाम कर दो। यार क्या हुस्न पाया है तुमने, सच्ची जब से तुम्हें देखा है एक पल को भी चैन नहीं। मेरे ताऊजी काफ़ी पैसे वाले आदमी थे और बाप की दौलत पर ही वो मेरे सामने अकड़ रहा था। मैंने उसके मुंह पर थूका और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारे चाचा की बेटी हूँ और तुम मेरे साथ ऐसी घटिया बेहुदा बातें कैसे कर सकते हो। तो वो गुस्से के आलम में मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या पता तो मेरे चाचा का खून हो भी या नहीं। तुम्हारी माँ ने तो न जाने कितने मर्दों के बिस्तर गर्म किए थे। और फिर बड़ी बेबाकी से वो मेरे करीब होते हुए मेरे दुपट्टे को खींचकर मुझे अपने बाजुओं में जकड़ चुका था। जुबैर की इस हरकत पर मेरा सांस रुकने लगा। मैं गुस्से में जोर से चीखी और कहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं कोई वैश्या नहीं हूँ जो खुद को तुम्हारे लिए पेश कर दूँ। तुम्हारे दिए हजारों डॉलर भी मेरे लिए धूल के बराबर हैं। मैं एक शरीफ लड़की हूँ, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। मेरी बात पर वो जोर से हंसा और मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और खुद मुझ पर हावी होने लगा। लेकिन इससे पहले वो मेरी इज्जत को तार तार करता। मेरी चीखों से सारा घर गूंजने लगा। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और जाहिद अंदर आया। ये दृश्य देखते ही उसने जुबैर को मुझसे दूर खींचा और एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे इस घिनौनेपन की वजह पूछने लगा। मैं रो रही थी, थर थर काँप रही थी और जुबैर मेरी इज्जत के परखच्चे उड़ाते हुए जाहिद के सामने मुझे बदचलन और बेशरम कह रहा था। ताऊजी भी कमरे में आ चुके थे। न जाने कैसे वे दोनों जल्दी लौट आए थे। जुबैर ने उन दोनों के सामने ये राज खोल दिया कि मैं नगमा जान की बेटी हूँ। मेरी माँ एक वेश्या है और मैंने खुद उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलने वाली एक बेशरम लड़की हूँ। जुबैर के शब्दों ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली थी। उसने तो ताऊजी के सामने मुझे शर्म से जमीन में गड़ जाने पर मजबूर कर दिया था। मुझे ये सोचकर अब डर लग रहा था कि मैं ताऊजी के सवालों का क्या जवाब दूंगी। जाहिद मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी। लेकिन जाहिद ने मुझसे कोई भी सवाल करने के बजाय जुबैर से पूछा था कि तुम नगमा जान को कैसे जानते हो। और ये वो सवाल था जिसने जुबैर के मुंह पर ताला लगा दिया था। वो ये कह भी नहीं पाया कि वो वैश्याओं के अड्डे पर जाता है और खुद अय्याशी करता है। वो एकदम से खामोश हो गया। जाहिद ने उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहा, बताओ तुम्हें कैसे मालूम कि नगमा जान एक वैश्या थी। तुमने नगमा जान को कहाँ देखा। तुम कैसे पहचानते हो कि शकरीन नगमा जान की बेटी है। जाहिद ने एक और थप्पड़ जुबैर के मुंह पर मारा और कहने लगा, अपना सामान बांधो और वापस हॉस्टल दफा हो जाओ। तुम जैसे बदचलन आदमी की इस घर में कोई जगह नहीं जो एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाले। शकरीन की माँ नगमा जान है, ये बात मैं भी जानता हूँ और बाबा जान भी। लेकिन हमने कभी इस बारे में शकरीन से कोई बात नहीं की क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। वो पाक दामन है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। पिछले कई महीनों से वो इस घर में हमारे साथ है। हमने उसे कभी ना बेशरम देखा है और ना ही उसमें कोई बुरी आदत पाई है। लेकिन तुम्हारी बुरी आदतों से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जिस तरह तुमने उसकी इज्जत पर हमला किया है, ये बात अच्छी तरह साफ हो गई है कि घटिया और बदचलन कौन है। तुम वापस हॉस्टल जाओ और अपने आवारा दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। जाहिद ने जुबैर को जो बातें सुनाई थीं उन्होंने मुझे दंग कर दिया था। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ताऊजी और जाहिद मेरी सच्चाई से वाकिफ़ हैं। ताऊजी ने खुद जुबैर को घर से निकाल दिया था और मुझे कहा था कि वो मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। वो मुझसे मेरी मर्जी पूछ रहे थे क्योंकि वो मेरी और जाहिद की शादी करवाना चाहते थे। जाहिद मुझे पहले दिन से ही पसंद था, लेकिन मैंने अपने दिल पर इसलिए पहरा बिठाया था क्योंकि मैं नगमा जान की बेटी थी। लेकिन जब ताऊजी और जाहिद को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था तो मैं क्यों इनकार करती। मैंने चुपचाप अपना सिर झुका दिया तो ताऊजी ने आगे बढ़कर मुझे प्यार किया और कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ जाहिद बचा था और मैं उसके सामने नज़र नहीं उठा पा रही थी। वो सीने पर अपने हाथ बांधे एकटक मुझे देखे जा रहा था। मैंने मुश्किल से अपनी नज़र उठाई। कहा, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। कहने लगा, अच्छा अब तुम मुझे कमरे से भगाओगी। मत भूलो कुछ ही दिनों में तुम मेरे ही कमरे में आने वाली हो। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। मैंने जल्दी से जाहिद की तरफ से पीठ मोड़ ली। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मुझे कंधों से पकड़ते हुए कहने लगा, यार तुमने तो मुझे हवा भी नहीं लगने दी कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। जानती हो दिल ही दिल में कितनी मोहब्बत करता था तुमसे, लेकिन कभी कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी क्योंकि तुम्हारे अलग थलग और लिए दिए सा अंदाज मुझे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं देता था।
लेकिन आज तो तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। बाबा ने एक बार पूछा और तुमने हाँ कर दी। मेरी आंखों में आंसू चमकने लगे। मैंने कहा, जाहिद, हाँ ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन यह भी सच है कि मैं नगमा जान की बेटी हूँ और मैं अपनी किस्मत की काली स्याही तुम पर थोपना नहीं चाहती थी। मेरी आंखों से 2 आंसू लुढ़क मेरे गालों पर फिसल आए थे, जिसे जाहिद ने अपनी उंगलियों के पोरों से साफ कर दिया। कहने लगा, बस अब तुम्हारे रोने के दिन चले गए, आज के बाद तुम सिर्फ मुस्कुराओगी और खुश रहोगी। ये कहकर जाहिद ने मेरे माथे पर प्यार किया। मैं एकदम से उसकी इस हरकत पर हड़बड़ा गई थी, साथ ही साथ शर्म से 2-4 भी हुई थी। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से चला गया था। 2 दिन बाद ही मेरी और जाहिद की सादगी से शादी हो गई थी। बस एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे तक मेरी विदाई थी। दुल्हन बनाकर मुझे जाहिद के कमरे में बिठा दिया गया था, लेकिन जाहिद ने अपने कमरे को खूब अच्छी तरह सजाया हुआ था। गुलाब के फूलों की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। मैं बेड पर बैठी जाहिद का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में जाहिद कमरे में दाखिल हुआ। मेरे सामने बैठकर उसने मेरा घूंघट हटा दिया। मुंह दिखाई में उसने मुझे सोने की चैन पहनाई थी। जाहिद ने मुझसे इस रिश्ते की शुरुआत करने के लिए इजाज़त मांगी थी। कहने लगा, शकरीन, मैं चाहता हूँ तुम इस रिश्ते को पहले एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई है। अगर तुम्हें इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत हो तो हम इस रिश्ते को कुछ और टाइम दे सकते हैं। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे तुम्हारा साथ मिल गया, यही काफ़ी है। जाहिद की बात पर मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी, क्योंकि उसके अंदर हवस नहीं बल्कि मेरे लिए मोहब्बत और इज्जत थी। मैंने मुस्कुराते हुए जाहिद के सीने पर अपना सर टिका दिया था। मैंने कहा, जाहिद, मैं जो तुम्हें न जाने कब से अपने दिल में बसाए बैठी हूँ, और आज जब पूरे हक और इज्जत के साथ तुम्हारी हो गई हूँ तो मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते की शुरुआत करने में। मेरी तरफ से हाँ पाते ही जाहिद ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और मुझे बेतहाशा चूमने लगा। उसकी बेताबियों पर मैं हैरान थी। मैंने कहा, जाहिद, अभी तो तुम मुझसे टाइम ले रहे थे। कहने लगा, हाँ, अगर तुम टाइम दे देती तो मैं खुद को कंट्रोल कर लेता, लेकिन अब जब तुम भी राजी हो तो मैं खुद के जज्बातों पर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। अरे, इतनी खूबसूरत बीवी सामने बैठी हो तो कौन बेवकूफ़ शौहर होगा जो उससे दूरी बनाएगा। ये कहकर जाहिद ने मुझे अपनी बाहों में और भी ज़ोर से खींच लिया था। मैंने भी सुकून से खुद को उसके हवाले कर दिया था। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और यादगार रात थी। ताऊ जी को ताई जी के लिए एक अच्छी और नेक बहू की ज़रूरत थी जो उनका ख्याल रख सके, और मैंने एक अच्छी बहू नहीं बल्कि एक अच्छी बेटी बनकर ताई जी का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। आज मैं और जाहिद एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे जाहिद पर बहुत फ़ख्र महसूस होता है, जिसने मेरे अतीत पर थूकने के बजाय मेरे मुस्तकबिल को महफूज बनाना ज़रूरी समझा था, और उसी की वजह से आज मैं एक इज्जतदार ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी शकरीन और जाहिद के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपनी स्टोरी लिखवाने के लिए आप अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना।